सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है भवनों की ध्वनिकी या एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। ये हमारे फर्स्ट ईयर की पॉलिटेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है। हालांकि मुझे लग भी रहा है ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, गूंज जिसको इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि वगैरह बोलते हैं, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं भवनों की ध्वनिकी या एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग होता क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है, ये एक तरह की विज्ञान होती है, मतलब इसमें भी साइंस जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अपने को अगर सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। जब भी आप बिल्डिंग्स को बनाते हो तो वहाँ पे आपको साउंड के रिफ्लेक्शन वगैरह का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब परावर्तित तो नहीं हो रहा है कहीं किसी बिल्डिंग में से, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का विज्ञान है। इसमें भवनों की ध्वनि की गुणवत्ता को समझने और सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको समझना है कि अगर जैसे एक बिल्डिंग है, एक कमरा है, उसके अंदर अगर आप एक साउंड को चला रहे हो, समझ लो आपके पास एक स्पीकर ही है, तो वो स्पीकर किस प्रकार से उसके साउंड का एंट्रेस हो रहा है अंदर की ओर, और हम उसकी क्वालिटी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, ये सब इसमें बताया जाता है। इसमें मुख्यतः ये देखा जाता है कि ध्वनि भवनों के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करती है। व्यवहार किस प्रकार का है, एकदम लाउड हो रही है या फिर एकदम ही कम हो रही है। अब ये सब डिपेंड किस पे कर रही है कि अगर आप किसी रूम में बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट रखे या फिर बहुत सारा फर्नीचर रखा है तो वहाँ पे ध्वनि की आवाज़ जो है अपने आप कम होती जा रही है। और अगर कोई सा खाली रूम है, वहाँ पे आप एक लाउड स्पीकर को या स्पीकर को बजा रहे हो, तो वहाँ पे आप उस स्पीकर को रख रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पर जो आपका साउंड है वो फैल जाएगा और आपको ठीक से सुनाई भी नहीं देगा। तो ये सब कारण क्यों हो रहा है, इसके लिए हमको समझना क्या होता है एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग या भवनों की ध्वनि की। तो मुख्यतः भवनों के अंदर के भौतिक रूप से जगहों पर किस प्रकार का व्यवहार करता है हमारी ध्वनि, इस बात को समझाया जाता है। इसमें बेसिकली वही कि आपकी साउंड का किस टाइप का नेचर है जब वो किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रही है, उसको हम समझते हैं एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग में या भवनों की ध्वनिकी में। अब इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, कारक भी तो है, किन किन चीज़ों के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले है भवन की आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज पे। कोई सी भी बिल्डिंग है उसका शेप एंड साइज कैसा है, क्या वो बहुत ज़्यादा लंबा है या बहुत ज़्यादा चौड़ा है, किस प्रकार से हम लोग उसका निर्माण कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा उसका साउंड का फिनिशिंग, मतलब साउंड का एंटर करने का तरीका। जैसे मान लिया आपके पास कोई सा भी एक नैरो रूम है, बहुत छोटा रूम है, तो वहाँ पे इको क्रिएट होगा। अब इको क्या होगा मैं आने वाले वीडियो में वो भी समझाऊंगी, क्योंकि ये भी एक अलग से टॉपिक है। वहाँ पे इको बन जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पे प्रतिध्वनि का भी इशू हो सकता है, मतलब आपको बार बार आपकी ही आवाज़ सुनाई देगी अगर रूम थोड़ा सा नैरो बनाते हैं हम। इसके बाद आ जाता है मटेरियल एंड फिनिशिंग पे। तो जो साउंड होता है, साउंड वेव्स होती है, वो किसी भी स्पेस में किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रही है, ये भी पूरा डिपेंड कर रहा है। मान लिया आपके पास एक साउंड वेव्स है, मतलब आपके पास एक स्पीकर है, उस स्पीकर से साउंड वेव्स निकल रही है, तो इस स्पीकर से जब साउंड वेव निकली तो वो किसी वॉल से टकराएंगी, ठीक है। अब ये वॉल अगर कंक्रीट की बनी हुई है, सीमेंट वगैरह की बनी हुई है या किसी हार्ड सरफेस की बनी हुई है, तो क्या करेगा, ये साउंड जो रहेगा इस जब कंक्रीट की दीवार से टकराएगा तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं वन साइड यहाँ पे एक वॉल खड़ी करूँ, एक दीवार बनाऊँ, और वो कैसे बना लूँ, एक सॉफ्ट सरफेस की, मान लिया किसी कारपेट को लगा दिया या मिट्टी की दीवार में लगा, तो ये क्या करेगा, इस साउंड को ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसका मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड हो रहा है कि आपका अगर सॉफ्ट सरफेस है तो साउंड वेव ऑब्जर्व हो जाएगी, हार्ड सरफेस है तो साउंड वेव क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसके अलावा है शोर या बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण, जैसे आपके आसपास बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत सारा इंटर करेगा। मान लिया आपके आसपास नेबर में बहुत सारा शोर हो रहा है, तो वो भी इम्पेक्ट करेगी आपके एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग पे।
तो यहाँ पे इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग क्या होता है ये हमने इसमें से अच्छे से देखा है। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग में मेनली आपको जो ध्वनि है, ध्वनि किस प्रकार से बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रही है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, और वो किस प्रकार के मटेरियल के अंदर से निकल रही है, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। उसका शोर कब बोलेंगे, इको कब बोलेंगे, उसको प्रतिध्वनि कब बनेगा, इन सब चीज़ों को हमें इसमें समझना है। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने। अब बात करते हैं हम किसकी, इको की। इको जिसको हम बोलते हैं गूंज। अब गूंज या इको क्या होता है? सभी बच्चे पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार गए हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कई बार आप एक बार आवाज़ लगाओ, सपोज डेट मैंने मेरा नाम चिल्लाया स्वाति, तो मेरे को रिपीटेशन में मैं बोल भी नहीं रही हूँ, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई देगी, स्वाति स्वाति स्वाति। धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी कम होते जाएगी, बट हाँ मुझे आएगी। तो जब इस टाइप की साउंड के साथ साउंड का बिहेवियर इस टाइप से होता है तो उसी को हम बोलते हैं गूंज। पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। मान लिया ये जैसे ये पहाड़ बनाया, अब ये पहाड़ जो है चारों एरिया से ऐसा घिरा हुआ है। अब यहाँ पे एक इको स्पॉट बना हुआ रहता है, तो इस इको स्पॉट से जब कोई इंसान अपने ही नाम का या किसी भी साउंड को वो चिल्लाएगा तो ध्वनि जो होगी रिफ्लेक्ट होके कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद, है ना, कुछ समय के बाद क्या होगी, उसे ही सुनाई देने लग जाएगी रिपीटेटिव मोड में। तो यहाँ पे इको या गूंज को हम ऐसे समझ सकते हैं, और इसकी एक बार अच्छे से डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष ध्वनि और स्रोत से उत्पन्न प्रत्यक्ष ध्वनि का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं हम कि प्रत्यक्ष ध्वनि लाइक जस्ट आप बोलो, या फिर आप किसी भी सिस्टम से एक स्पीकर से लाए या उस स्पीकर से सॉन्ग वगैरह बज रहा है। प्रत्यक्ष ध्वनि का परावर्तन, अब परावर्तन ही हो रहा है क्योंकि वापस आपको एक समय के बाद वही ध्वनि सुनाई दे रही है। परावर्तन जो एक समय अंतराल के साथ श्रोता तक पहुंचता है। श्रोता मतलब भाई आप या जो भी ऑडियंस है वहाँ पे इकट्ठी हुई है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इको या गूंज कहते हैं। अब बच्चों आपको ये जो प्रश्न का उत्तर है समझ में तो आ ही गया होगा। अब समझ में आने के साथ साथ मेन टॉपिक आ जाता है कि आपको ये लिखना कैसे है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इको, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल्स। तो आपको ये समझाना है। आपको मतलब ये नहीं कि मैडम ने बस इको का बता दिया है तो ये 3 लाइन में लिखो और ख़त्म। नहीं, आपको ये स्टार्ट करना है कहाँ से? आपको स्टार्ट करना है भवनों की ध्वनिकी से। आपको पूरा विस्तार में बेसिक समझाना पड़ेगा कि एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग क्या है और दिस इज़ द पार्ट ऑफ एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। इको इज़ द पार्ट ऑफ एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग, है ना। क्योंकि इको ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में ही हो रहा है। आप किसी खाली रूम के अंदर भी आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको आपकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो ये खाली रूम में भी हो सकता है। तो आपको ये पूरा बेस से समझाना है। अगर इको आता है तो आपको एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग बताना ही बताना है, उसके कारक भी बताना है, फिर आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे इको हमने समझा। अब किसी भी ध्वनि की अनुभूति जो मानव के कानों में होती है लगभग 0.15 सेकेंड तक बनी रहती है ना। मान लिया मैंने कुछ बोला तो आपके कानों में वो कब तक टिकेगा? लगभग 0.15
सेकेंड तक। ये आपको नोट डाउन करके रखना है। अब मान लिया मैंने कुछ बोला, सपोज डेट मैंने आपको एक प्रश्न दिया और उस प्रश्न को मैंने बोला बच्चों ये प्रश्न लिख लो, तो यही वर्ड का सेंटेंस आपके कानों में कब तक रहेगा? 0.15 सेकेंड तक। अब उसके बाद मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, उसमें भी गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का, तो ही आप दो साउंड में डिफरेंस कर पाओगे। मतलब मैं अगर दो अलग अलग सेंटेंस बोल रही हूँ तो उसके बीच में इतना इतना गैप होना चाहिए, तभी आप दो अलग अलग सेंटेंस को अच्छे से सुन पाओगे। अदरवाइज़ आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा ठीक से, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला है। तो यहाँ पे अगर हम एक छोटे से ग्राफ से समझे तो ये हो जाता है साउंड लेवल और ये हो जाता है टाइम। तो जब हमारा इको जो है वो कुछ ऐसा समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, ये हो जाता है साउंड का इको। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है आज किसको? गूंज को।